जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार अध्ययन सागर वाला यूट्यूब फैमिली में। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से बिहार पुलिस मध्य निषेध जो है सिपाही का, उसका हम लोग इसमें टोटल 22 सेट दिए गए हैं। हम लोग एक सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग का ये सेट नंबर 2 होने वाला है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर थंबनेल में भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी 2 जो है उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, सबसे पहले हमारा टॉपिक जो दिया गया है वो दिया गया है हिंदी। कौन सा दिया है? हिंदी। और हिंदी में सबसे पहला प्रश्न है कि नया दाना नया पानी, नया दाना नया पानी, इसका अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नया दाना नया पानी का अर्थ क्या है? तो चलिए हम देखते हैं कि नया दाना नया पानी का अर्थ होता है नई नौकरी पा लेना, नई नौकरी पा लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि नया दाना नया पानी का अर्थ होता है नई नौकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यय जब भी लगता है तो कोई भी शब्द के अंतिम में लगता है, यानी लास्ट में लगता है। तो प्रत्यय कहाँ होता है? अंतिम में। और एक क्वेश्चन और आता है आप लोगों का कि उपसर्ग से, तो उपसर्ग जब भी लगेगा तो आगे लगेगा। ट्रिक से याद करने के लिए आसान तरीका है कि देखिए ऊ जो है आपको अ जैसा दिख रहा है, तो उपसर्ग आगे और अंतिम में जो है आपको क्या प्रत्यय है। ठीक है, तो अंतिम, तो प्रत्यय कहाँ लगेगा? अंतिम में लगेगा। ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले ऊ आएगा, उपसर्ग आएगा, कि पहले प्रो आएगा यानी प्रत्यय आएगा। तो पहले कहिएगा कि उपसर्ग यानी ऊ आएगा, यानी हर्ष आएगा, उसके बाद ना प आएगा, तो प बाद में और उपसर्ग आगे, तो प पीछे उपसर्ग आगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि लड़ाकू शब्द में, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर लड़ाकू शब्द में प्रयोग किया गया है आकू का। किसका? लड़ाकू, प्रत्यय आकू। देखिए लड़ाकू, आकू, लड़ाकू, लड़ा आकू, यहाँ से आ जाता है आकू। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द को छांटना है, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप लोग को शुद्ध और अशुद्ध को छांटना है। ठीक है, तो शुद्ध और अशुद्ध देखना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध लिखल है, उसी को आप लोग को छांटना है कि शुद्ध वाला शब्द किसमें से देखना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अध्यापन। ठीक है, ये वाला अध्यापन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला अध्यापन, अध्यापन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ये अध्यापन पर आकार अगर हो जाता है, यहाँ पर आकार अगर यहाँ पर हो जाता तो ये सही हो जाता। तो यहाँ पर आकार के कारण ये गलत हो जाएगा। अध्यापन ये तो नहीं होगा, अध्यापन ये नहीं होगा, यहाँ सही है। देखिए यहाँ पर आकार दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका यानी 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम जिसे हम अल्प कॉमा भी कहते हैं। ठीक है, अर्ध विराम, जिसमें अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वाला, जिसे हम लोग सेमी कॉलन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? तो जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अजर। क्या बोलते हैं? अजर कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे अजर बोलते हैं। और जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे अजर कहते हैं। और जिसकी मृत्यु न हो उसे अमर कहते हैं। जिसकी मृत्यु न हो, जिसकी मृत्यु, जिसकी मृत्यु न हो उसे हम लोग अमर कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा अजर, कि जिसकी कभी बुढ़ापा ही न आए उसे अजर बोलेंगे। क्वेश्चन 6 कहता है कि शुक्ल का विलोम क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो शुक्ल का उल्टा क्या होगा? तो आप लोग सुने होंगे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इस तरीके से आप लोग सुने होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, कृष्ण शुक्ल पक्ष, शुक्ल कृष्ण पक्ष, इस तरीके से आप लोगों को कैलेंडर में देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित किया गया था? यानी कि भारत का पुरातन विद्यापीठ क्लास 9th का ये गोदली भाग 1 का जो पार्ट नंबर चैप्टर जो है आप लोग का 2, भारत का पुरातन विद्यापीठ, यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया क्लास 9th के हिंदी से। तो इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं।
आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनका घर जीरादेई गांव, सारण जिला, बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति देने वाला राज्य भी बिहार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को बताना है कि यह कब जो है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए थे, कमेंट्स कीजिएगा। शिवपूजन सहाय जो है, आप उनका कहानी का प्लॉट जो है क्लास 9th का जो है वो हिंदी का चैप्टर है, उसके लेखक हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 के ये लेखक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग जब भी लगेगा तो आगे लगेगा परि और पूर्ण, तो इसमें परि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। परि जोड़ करके और पूर्ण जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा परिपूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 9 कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है, उससे यह क्वेश्चन को लिया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को 1891 ईस्वी को हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था ये 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, हार्ट अटैक के कारण। ठीक है, ये दलित परिवार से बिलोंग करते थे। ये भी क्वेश्चन 10वां में पूछा गया था कि दलित परिवार से यह बिलोंग करते थे, दलित परिवार से बिलोंग करते थे। इनके माता का नाम भीमाबाई हो जाएगा। ठीक है, और इनके जो पिताजी है उनका नाम हो जाएगा रामजी सकपाल, रामजी सकपाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 10वां नंबर सवाल हम लोग का यहाँ पर है। चलिए 10वां नंबर सवाल कहता है कि अंदर जान आना माना है किस प्रकार का वाक्य है। अंदर आना माना है तो किस प्रकार का वाक्य है। तो ये निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर 1 वाला राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कबीर के पद में कौन कैसी बोली का प्रयोग किया गया है। तो कबीर के पद में सदुक्कड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अंग्रेजी का कुछ सवाल आ गया यहाँ पर। कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स, यानी 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 गो ऑप्शन दिया गया है, 4 गो वर्ड दिया गया है हमारा यहाँ पर। इसमें से जो करेक्ट होगा, राइट होगा, उसको यहाँ पर हम लोग को छांटना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कैनोशियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनोशियर। ठीक है, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इन दिस क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडियम फ्रेज गिवन इन बोल्ड, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट express the meaning of the idiom phrase और given in bold। ठीक है, इसमें से जो है अल्टरनेटिव फ्रेज या जो है आइडियम को छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 2। कहता है टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स। अगला 14 नंबर सवाल कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट द 4 अल्टरनेटिव्स, इसमें 4 गो अल्टरनेटिव्स वर्ड्स दिए गए हैं। कहता है विच कैन बी सूटेबल सब्स्टिट्यूटेड ऑफ द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। इसमें से हम लोग को 4 अल्टरनेटिव्स वर्ड्स को दिया गया है। इसमें से सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस को चुनना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि ओलियोगैरेची, तो ये गलत हो जाएगा। डिटेक्टरशिप, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है टोटलिटरेशियनिज्म, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो जाएगा 3 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है इन ईच ऑफ द दीज क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन
कैपिटल्स यानी कैपिटल्स। तो इसमें से हम लोग को क्वेश्चन को चुनना है जो मीनिंगफुल ऑफ द गिवन वर्ड्स होगा कैपिटल्स का, यानी कि कैपिटल्स के मीनिंग को पूरा करता होगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला डेइंग। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डेइंग हो जाएगा, इधर डेइंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस आउट द 4 अल्टरनेटिव वर्ड, 4 अल्टरनेटिव वर्ड्स को दिया गया, इसमें से हम लोग को अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड गिवन टू कैपिटल्स, यानी कि कैपिटल्स का अपोजिट जो है मीनिंगफुल वर्ड को इसमें से चुनना है। ठीक है, इसमें से मीनिंगफुल वर्ड को अपोजिट वाला को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्वांट्रेसेंस, ये गलत हो जाएगा। पैरागॉन, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ कहता है इनलैरोगमेंट, इन लार्जमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इनलार्जमेंट। चलिए यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए दिया गया था। 17 नंबर सवाल है यहाँ पर कि द वेटर हैजेंट ब्राउट द कॉफी डैश आई बीन हेयर फॉर एन आवर। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा येट। क्या हो जाएगा? येट। ठीक है, तो द वेटर हैजेंट ब्राउट द कॉफी येट आई बीन हेयर फॉर येट एन आवर, ऑप्शन नंबर 2। अगला 18 नंबर सवाल कहता है आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। इस खाली स्थान में क्या भराएगा? तो इस खाली स्थान में भराएगा आई ऑलवेज फॉल, आई ऑलवेज फॉल, आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन ओल्ड, बैक ऑन ओल्ड, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। 19 नंबर सवाल कहता है कि गिवन बिलो आर 4 सेंटेंस, 4 गो हमारा सेंटेंस दिया गया है। 3 आर विच, आगे कहता है कि 3 ऑफ विच आर जम्पलेड, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर इसमें से जो है सो पिक करने के लिए करेक्ट ऑर्डर को जो सो रिसीव करने के लिए करेक्ट ऑर्डर इसमें से कौन सा होगा, इसको हम लोग को छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कहता है, चलिए यहाँ पर कहता है कि दीज स्टिक्स वेयर फैजी एट एन ओल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कहता है ऑप्शन ये वाला दिया है, पहला तो आंसर हो जाएगा हाउ डिड पीपुल क्लीन देयर टीथ बिफोर द टूथ ब्रश वाज इन्वेंटेड। ये एक में आना चाहिए, तो पहले डी होना चाहिए। ठीक है, डी के बाद फिर यहाँ पर कहता है कि दे यूज्ड थिन ट्विग्स कॉल्ड द स्टिक्स एज टूथ क्लीनर, तो ये हो जाएगा 2 में। तो यानी कि हम देख लिए डी ए, देखिए तो डी ए कहीं पे ऑप्शन में दिया गया है, डी ए, सिर्फ एक ऑप्शन डी ए दिख रहा है आप लोग का सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 वाला। तो इस तरीके से आप लोग कम समय में आंसर को लगा सकते हैं। चलिए अगला हम लोग का 20 नंबर सवाल है। 20 कहता है कि इन दिस क्वेश्चंस द सेंटेंस have been given in active possessive voice from the given alternatives. Choose the one which best express the Galilean sentence in possessive and active voice को इसमें से छांटना है, जिसमें से क्या कहता है कि he completed the story on time, he completed the story on time। तो ये 20 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा The story was completed by him on time। चलिए गणित का सवाल आ गया, गणित का और इसी में रीजनिंग आएगा जिसे तर्क शक्ति बोलते हैं। क्या कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 225 दिया गया है, तो कोई 2 संख्या है जिसका गुणनफल 225 है। ठीक है, और एक संख्या इसमें से 45 है, तो 2 गो संख्या दिया गया है जिसमें से एक संख्या 45 है, एक संख्या इसमें से 45 दिया गया है। तो दूसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल है, इसके लिए फार्मूला आता है कि दूसरी संख्या बराबर दूसरी, हमको पहली संख्या क्या पूछा है, दूसरी संख्या निकालना है, तो जिस संख्या को निकालना है। ठीक है, तो सिंपल इसको देख लेना है। तो हमको देखिए कि पहली संख्या दे रखा है, पहली संख्या हमको दे रखा है कितना,
तो पहली संख्या हमको दे रखा है 45, ठीक है। उसके बाद हमको क्या कह रहा है कि गुणनफल, जो गुणनफल हमको आया है तो गुणनफल इस तरीके से लिख लेना है, गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल हमको दिया है 225। आपका लिखना है कि दूसरी संख्या बराबर गुणनफल बटे पहली संख्या, गुणनफल बटे पहली संख्या, इसमें फर्स्ट नंबर देते हैं या पहली लिख देते हैं, चलिए पहली संख्या। अब बस आप लोग को करना है क्या, गुणनफल कितना है, तो गुणनफल 225 है, 225 लिखना है। बाटा में कितना है पहली संख्या, तो 45 है, 45 से इसको भाग कीजिएगा तो क्या मरतबे कटेगा, तो 45 पचे 225, 45 पचे 225, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो चलिए देखिए इसको कौन सा ऑप्शन होगा, 5, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या करना है, जो संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला है, दूसरी संख्या बराबर गुणनफल बटे पहली संख्या लिख लेना है, पहली संख्या लिख देना है, ठीक है। बस गुणनफल 225 है, 225 है, बाटा में पहली संख्या हमको 45 दिया, 45 पचे हो जाएगा हमारा 225, ठीक है। तो पहली संख्या हमारा हो जाएगा 5। आगे कहता है ए तथा बी मिलकर के कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितना करता है। यानी कहने का मतलब है कि ए और बी मिलकर के एक कार्य को 10 दिन लगाता है, ठीक है। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन लगाता है। फिर कहता है पूरा कर सकता है, तथा ए अकेले, ए जो है इस कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा करता है, तथा बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ये दोनों मिलकर के 10 दिन में कार्य कर रहा है और ए अकेले इसको 15 दिन में करने की क्षमता है, तो बी इसका कितना दिन में इसको कर पाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका निकालने के लिए सिंपल है, आइए यहाँ पर हम बनाते हैं। सिंपल करना है कि ए, जैसे ए जो है ये कितना दिनों में काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए ए और बी मिलकर के कितना दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में, कितना दिन में, 10 दिन में। फिर उसके बाद अकेले ए कितना दिन में काम कर रहा है, तो 15 दिन में, तो 15 बैठा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बी ए जो है 15 दिन में काम कर रहा है और 10 दिन दोनों मिलकर के काम कर रहा है, तो 15 में से 10 घटा दीजिएगा, 15 में से 10 घटा दीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 10 गुने 15, 10 गुने 15 हो जाएगा। अब बाटा 15 में से 10 गया तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, ठीक है। इस सब को काट दीजिए कोई को, तो यहाँ पर से काट देते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाता है, 5 दूना 10 हो जाता है, तो 15 दूनी 30, यानी 15 दूनी 30 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बी जो है उस कार्य को 30 दिन में करेगा, बी जो है उस कार्य को 30 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल कहता है कि यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 दिया गया है, यानी हमारा माध्य कितना दिया गया है, तो माध्य हमारा दिया गया है 4। कहता है कि यहाँ पर माध्यिका कितना दिया गया है, तो माध्यिका हमारा यहाँ पर दिया गया है 5, ठीक है। आगे कहता है तो बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो माध्य बहुलक बराबर जिसको निकालना होता है वही लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बहुलक बराबर इजिकल टू व्हाट, क्योंकि हमको बहुलक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, बहुलक बराबर बहुलक बराबर होता है, यहाँ पर कितना दिया गया है, तो माध्यिका, तो यहाँ पर हम लोग 4 दिया गया है, माध्यिका हमको माध्य कितना दिया गया है 4, माध्य कितना दिया गया है 4, ठीक है। और माध्यिका कितना दिया गया है 5, तो माध्यिका में से 2 घटा लेंगे या 4 में से, ये दोनों में से 2 घटा देंगे, ठीक है। माध्यिका में से 2 और माध्यम में से 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माध्यिका, 3 माध्यिका और यहाँ पर घटाव दे देंगे फिर, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर, इसको इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर हमको माध्य कितना दिया गया था, तो माध्य हमारा दिया गया था 4, ठीक है। माध्य हमारा 4 और सम में से 2 को घटा देना है, तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पर हमको दे दिया गया है माध्यिका, तो माध्यिका हमको कितना दिया गया है, तो माध्यिका हमको दिया गया है 5, तो 5 में से फिर 2 को घटा दिया गया था, 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माध्यिका बराबर 3 माध्यिका माइनस, फिर माध्य कितना है, तो 4, लेकिन 2 घटा दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माध्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुना करना है, तो 3 गुने, तो माध्यिका कितना दिया गया था, तो 5, तो 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2, और माध्य कितना था, तो 4, तो गुना 4, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 5 तिहाई 15 और माइनस 4 दूनी 8, तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7,
कितना बचेगा 7। यहाँ पर बहुलक हो जाएगा 7, बहुलक हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए 24 नंबर सवाल है, एक बैग में 13 सफ़ेद और 7 काले बॉल रखल है। तो 13 है व्हाइट और 7 जो है ब्लैक। बेतरतीब तरीके से 2 बॉल निकाले जाते हैं, इनके एक ही रंग के होने की क्या प्रक्रिया है। मतलब अंदाजी जो है उसमें से 2 गो बॉल को निकाला जाता है। क्या गो बॉल को? 2। अब उसमें से एक ही रंग के बॉल होने की क्या संभावना है कि दोनों एक ही रंग के बॉल होगा। तो इसको संभावना के निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए आइए। तो कुल संभव परिणाम हमको दिया गया है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा व्हाइट ले लेते हैं। चलिए चलिए तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल संभव परिणाम बराबर हो जाएगा 2C2, ठीक है। और बराबर हो जाएगा 20 गुने 19, 20 गुने 19, ठीक है। 20 गुने 19 अब बाटा में 1 गुने 2, क्योंकि बॉल निकालना क्या गो है 2 गो, और दोनों एक ही किस्म का होना चाहिए, ये संभव है। अब इसको क्या करना है, तो 20 नमाय 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो ये हो जाएगा 380, और 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, यानी कि ये हो जाएगा 190 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुल अनुकूल परिणाम बराबर 13C2 और प्लस में 7C2, ठीक है। 13 गो कौन सा गेंद था, अब हम आपको बताए हैं कि 13 गो कौन सा गेंद था। एक बार सभी लोग बताइए, 13 गो कौन सा गेंद था, बताइए। 13 गो कौन सा गेंद था, तो 13 सफ़ेद था, 7 काला था, ठीक है। तो वही 13 है सफ़ेद और 7, दोनों में से दो गो निकालने की बात है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा उस तरफ के से, फिर इस तरीके से क्या करना है, तो इसको हम लोग को गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 13 के 13 बटा, अब यहाँ पर देखिए कि ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 12, क्योंकि अभी चलिए तो ये होगा 12, और यहाँ पर बटा में हो जाएगा 1 गुने 2, क्योंकि 2 गो गेंद निकालना है, दोनों की क्या परीक्षा हो सकती है। और यहाँ पर हो जाएगा 7 गुने 6, 7 गुने 6, अब बटा में फिर 1 बटा 2, 1 बटा 2, बस इसको गुना करना है। तो 12 और 13 को गुना कीजिएगा, 12 और 13 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 और 13 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 के 3 है, ठीक है। 2 के 2 1 1, 6 के 6, 3 2 5 और 1, तो 2 से 2 7 14, 2 से 78 होगा, कितना होगा 176। यहाँ पर हो जाएगा 176 और बटा में 2 से काटेंगे तो एक आंसर हो जाएगा 78, इन्हें हो जाएगा प्लस, इन्हें हो जाएगा प्लस। इसको फिर 7 6 42, 42 को 2 से काटेंगे तो 42 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो 78 और 21 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 1 9, 7 2 9, 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 99, तो 99 बटा 190 हो जाएगा, 99 बटा 190 हो जाएगा। ये एक कलर का गेंद निकालने के लिए 99 बटा 190 करने गया भाई। चलिए तो ये यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, चलिए 99 बटा 190, हाँ 99 बटा 190, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कहता है यदि एक वस्तु की कीमत 30% कम कर दी जाती है, कोई वस्तु है उसकी कीमत जो है 30% घटा दी जाती है, उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, 30% घटाने के बाद जो है उसका 10% की जो है वो उसका बिक्री बढ़ जाता है। वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, वस्तु पर कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि देखने को मिलेगा। तो सिंपल इसको बनाना है अभीष्ट प्रतिशत निकाल करके। तो सिंपल यहाँ पर हम पेज ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभीष्ट प्रतिशत बराबर, अभीष्ट प्रतिशत बराबर, तो अभीष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा -30 प्लस 10, -30 प्लस 10, फिर -30 गुने 10, ठीक है। अब बटा में प्रतिशत निकालना तो प्रतिशत का सिंबल देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो 10 में से
10 में से यहाँ 30 में से 10 गया तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 30 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? तो ये और यहाँ पर 0 से काट देंगे तो 10 तिहाई 3 दाही के 30, 3 दाही के 30, ठीक है। 0 से E0 काटिए, E0 से E0 काटिए तो 3 के 3 और इधर 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 20। इधर माइनस था, ठीक है, इधर माइनस और ये, उसके बाद इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 3 ई वाला आ जाएगा तो प्लस 3, तो टोटल जोड़ेंगे तो माइनस 23, यानी कि कह सकते हैं 23% की कमी आएगी, 23% की कमी, क्योंकि कमी प्रतिशत में कभी माइनस में नहीं आता है तो कमी, ठीक है। इसको देख लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग को 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने के लिए 30 सेकंड लेता है, तो कोई खंभा खड़ा है, ठीक है, इस तरीके से कोई खंभा खड़ा है, इस खंभा को पार करने में कोई रेलगाड़ी 30 सेकंड लगता है, तो खंभा को पार करने में 30 सेकंड नहीं लगता है, वो गड़िया को पूरा पार करने में पोल को 30 सेकंड लगता है। मतलब ये है ना पोल, ये है ना पोल, तो ये पूरा गड़ी है, तो यहाँ से लेकर के ये पूरा गड़ी को इस पिछला डब्बा तक पार करने में इसको 30 सेकंड लगता है, इस पुल को पार करने में 30 सेकंड लगता है, ठीक है। खंभे को पार करने के लिए 30 सेकेंड लेता है। रेलगाड़ी की गति, यानी कि रेलगाड़ी कितने स्पीड से चल रही होगी ताकि वो अपना पूरा डिब्बा जो है 30 सेकेंड के अंदर ही वो खंभा से बाहर चला जाएगा। तो लिखेंगे रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति, तो रेलगाड़ी की गति बराबर 300 मीटर लंबी ट्रेन था तो 300, यहाँ पर हो जाएगा 18 बटे 5, बटा में हो जाएगा 30, ठीक है। 18 घंटे। कहता है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने के लिए 30 सेकंड लेती है, 30 सेकंड ले लिए। उसके बाद यहाँ पर कहता है 18 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 18 2 20, 20 से 3 23 घंटा हो रहा है, ठीक है, 24 घंटा से पीछे। उसके बाद यहाँ पर अब इसको आगे नीचे ऊपर काट सकते हैं तो काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है, 60 मरतबे। और यहाँ पर फिर 30 है तो 30 दूनी यहाँ पर काटिएगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इस रेलगाड़ी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो उस रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वो 36 किलोमीटर दूरी तय करेगा, 1 घंटा में 36 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज योजना में 2% के पश्चात क्रमशः 3360 रुपया तथा 2800 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो यदि ब्याज 40% दर हो तो मूलधन रुपये में कितना कमाया गया? मूलधन रुपये में कितना कमाया गया है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग का 27 नंबर है कि समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। तो एक समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज है तथा साधारण ब्याज की योजनाओं में क्या किया जाता है? निवेश यानी कि खर्च किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 2 वर्षों के पश्चात यानी कि 2 वर्ष के बाद 3360 रुपया तथा 2800 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 40% है तो मूलधन रुपए में कितना होगा? यानी ब्याज दर हमको पता चल चुका है कि 40% है, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं, हमको रुपया में निकालना है। किस में निकालना है? रुपया में निकालना है। तो आइए हम लोग इसके निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं? तो शॉर्टकट इसको तरीका अपनाएंगे ताकि कम समय में हम लोग का ये बन जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मूलधन बराबर मूलधन बराबर अंतर गुने होगा, मूलधन बराबर अंतर गुने और 100, क्योंकि परसेंटेज में दिया था, 100 बटा दर हो जाएगा, 100 बटा दर हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग का ये कितना दिया गया था। तो अंतर हम लोग का दिया गया था, टोटल अंतर दिया गया था 3360 यहाँ पर दिया गया था, माइनस 2800 करेंगे, ठीक है, और 2800 और उसके बाद
गुना हो जाएगा, ये गुना का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 100 बटा, दर कितना था तो 40% हमको दे रखा था, तो 40 और एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो। अब यहाँ पर इसको हम काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 से ये कितना मरतबे कट जाएगा। ये सभी को देखिएगा तो यहाँ पर इसको काटिएगा तो सबसे पहले 3360 में से 2800 को घटा दीजिएगा। 3360 में से 2800 को घटा देना है तो 0 के 0, 6 के 6 हो जाएगा, और 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, और ये 2 में से 2, यानी कि 560 बचेगा। कितना बचेगा 560। तो यहाँ पर लिखेंगे 560 गुने, तो ये तो घट गया, तब यहाँ पर ये हो जाएगा ये 100, तो ये 100। उसके बाद अब बाटा में 40 है तो स्क्वायर एक रो ले है, तो 40 को 2 बार लिख देंगे, 40 गुने 40, और 2 बार 100 लिख देंगे, 2 बार 100, क्योंकि स्क्वायर है चरल, तो 100 भी 2 बार लिखाएगा, 40 भी 2 बार लिखाएगा, और नीचे 40 गुने 40 लिखाएगा। ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो E0 से जो है E0 कैंसिल कर दीजिए, और E0 से E0 कैंसिल कर दीजिए। अब 4 से काटेगा तो 4 से कटेगा 25 चौका 100। ठीक है। फिर ये 4 से कटेगा तो काट दीजिए, 4 से कटेगा तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 160 मरतबे। तो 160 और 25 को गुना कीजिए, 160 और 25 को गुना करते हैं तो 0 के 0, 6 पचे 30 और 5 और 3 8, 0 के 0, 6 दूनी 12, 1 2 1 3, 0 0 0, 8 2 10, 3 1 4, टोटल 4000 रुपया। यानी कि कहीं पे गुना गलती कर दिए कि हमको निकल के कितना आया था 560 था, 540 लिखा गया, 560 आया था। 100 के स्क्वायर था तो 100 दो बार लिखाएगा, 100 गुने 100, 100 गुने 100 दो बार लिखाएगा। बाटा में कितना हुआ तो 40 गुने 40 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको काटेंगे तो देखिए E0 से E0 काट दीजिए, E0 से E0 काट दीजिए, और इस 4 से काट दीजिए 25 चौका 100। ठीक है। 25 चौका 100, और 4 से कट जाएगा 4 एकम 4, और 4 चौका 16, तो 140 मरतबे करता ना। हाँ, तो 4 चौका 16, 140 और 25 को गुना करेंगे, क्योंकि 140 मरतबे काटा है तो 0 के 0, 5 1 20, 5 1 2 7 हो जाएगा। ठीक है। फिर 0 के 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 ये 2 के 2 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो 0 के 0, 0 के 0, 8 5 13, 2 1 3, 8 8 7 15, सॉरी 8 5 13 करते हैं, 8 7 15 और 2 1 3, यानी 3500 होगा। कितना होगा तो रुपया एकड़ 3500 होगा। ये देखते हैं ऑप्शन में 3500 है कि ना। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 3500। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पर कहता है, यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है। तो ये 28 नंबर क्वेश्चन है, और 28 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। ठीक है। तो इसको चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। क्या है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका जो है वो स्किप भी चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। बाकी हम आपको इसका आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर इसका आप लोग शॉर्ट ट्रिक जानते हैं तो आप लोग कमेंट्स में जरूर इसको लिखिएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा आप लोग का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर सवाल को देखते हैं। 29 कहता है 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को काटते हैं। तो एक 15 सेंटीमीटर का और एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दो गो वृत्त है, यानी सर्कल है, और दोनों एक दूसरे को काटते हैं, और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर थे। उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगा। तो केंद्र के बीच की दूरी हम लोग को निकालने के लिए दिया है, और ये भी हम आपको बता दें कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और ये भी आप लोग को थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको भी हम स्किप करते हैं। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो बनाने वाला होगा, और ये 30 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित रीजनिंग है। ठीक है। और रीजनिंग भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसका लेंदी हो जाएगा। ठीक है। बाकी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर क्या कहता है कि पहले पीटी और एसएक्स के बारे में बता रहा है। यहाँ पर लिख लेंगे पीटी और एसएक्स। ठीक है। अगर पी से देखिएगा, पी से
एक्स देखिएगा तो कितना आगे बढ़िएगा, तो पी से एक्स देखते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स कितना आगे बढ़ रहा है, देखिए तो पी से एस, सॉरी पी से एस मिलेगा, पी से एस देखिए तो एम एन ओ पी क्यू आर एस 4 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4, और टी से, इस टी से देखिए तो कि एक्स है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, पी एम एन ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो इसका भी देखिएगा तो यहाँ पर जो है सो 3, एक एगो का 3 प्लस हो रहा है, पी क्यू। चलिए, तो इसका जांच किसको सौंपा जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करेगा अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरीके से धांधली हुआ है या मान के चले संदेह है तो। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था, तो 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध होता है, और रोहिला के युद्ध में अवध को किस नवाब ने हराया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 शुजा उद दौला जो है वो इसको हराया था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोग को आ जाता है 61 से, ठीक है, तो 61 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास कब होगा, तो क्लास का टाइमिंग आप लोग जान लीजिए कि सुबह को आप लोग को ये 11 बजे आपको मिलेगा, सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे, जबकि दूसरा क्लास आपको शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे मिलेगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।